7 दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी की बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। बैटलशिप में मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलर्स सूरज निकलते ही नेवी ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व करते और उसके बाद उनकी लॉन्ड्री कलेक्शंस में के काम में लग जाते। सुबह ठीक 7:57 पर डोरिस मिलर्स को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो शायद कोई भी सेलर अपनी सर्विस में सुनना ही नहीं चाहता। वह फ़ौरन बाहर निकलता है और यह देखकर हैरत में रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर से एयरक्राफ्ट से भरा होता है। पलक झपकते ही पूरी नेवल बेस पे जैसे तैसे कयामत ही टूट पड़ी हो, क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट चुन चुन कर अमेरिकन शिप्स को तबाह करना शुरू कर दिया। हमला यूएस की पर्ल हार्बर ब्रिज पर किया गया, जो कि आज हम जानेंगे जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की हिम्मत क्यों की। डोरिस मिलर्स नाम के इस व्यक्ति को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया, अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश धाकड़ पर। हमारी इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 में होती है, जब वर्ल्ड वार सेकेंड में अमेरिका में चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जी हाँ, वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुलकर बात करता है। हुआ यूं कि वर्ल्ड वार 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर हुए, जिसमें एक साइड पर जर्मनी और इटली थी, जबकि दूसरी साइड पर ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था। वर्ल्ड वार में हुए नुकसान की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। पर एक देश था जो अमेरिका को हर बार सताए जा रहा था, वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेस कम होने की वजह से वह अपने पड़ोस के मुल्कों पर धड़ाधड़ कब्जा करना चाहता था, ताकि वह अपने नेचुरल रिसोर्स की डिमांड को पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में ही जापान के करीब फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी बुरी नज़र थी। यह मसला था कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी की थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड्स की और फिलीपींस न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन कंट्रीज़ को जापान कई दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की यह हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था, बल्कि उसकी डिमांड का 80% ऑयल वह अमेरिका से इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने उसके सामने ये कंडीशन रखी कि पहले उसको चाइना में अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था। एक तरफ अगर वह चाइना से कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया समझती कि इसमें हिटलर की सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए। दूसरी तरफ ऑयल था, जिसके बगैर जापान का होल्ड भी वैसे ही कमज़ोर पड़ जाना। इसलिए जापान ने फैसला लिया कि वह चाइना जैसे अपनी फ़ौज वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि अंदर ही अंदर उससे प्लान बना लिया कि वह ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। जैसा कि हमने पहले भी जान चुके कि इंडोनेशिया उस वक्त नीदरलैंड्स की कॉलोनी थी। वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी था कि पहले फिलीपींस पर कब्जा किया जाए, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छी तरह मालूम था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। लेकिन क्योंकि जापान के पास अब ऑयल रिजर्व्स कम तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे और उनके पास हमला करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। फिलीपींस पर नहीं, बल्कि पर्ल हार्बर पर। जी हाँ, जापानीज मिलिट्री लीडर ने फैसला किया कि वह अमेरिका की पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज अटैक कर पूरे देश को ही उड़ा डालेंगे, ताकि उसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सकेगी। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था।
उसने अपने फ्लीट तैयार करने शुरू कर दिए, जिसमें 2 टेबल बैटलशिप्स, 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स और हैरत अंगेज के तौर पर 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट। इन एयरक्राफ्ट्स को 6 एयरक्राफ्ट्स कैरियर के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया। दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फ़ौज का अंदाज़ा लगाए तो इसमें 8 बैटलशिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 4 सबमरीन्स और 390 एयरक्राफ्ट्स देखे जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए काफ़ी फोर्स मौजूद थी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि उनको पहले इस हमले की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पर जापान यह अटैक हर तरह से सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए जापानीज़ कमांडर ने फैसला किया कि पहले तो वो किसी के तरीके की वायरलेस कम्युनिकेशन से दूर रहेंगे। जापान से निकलने वाली फ़ोर्स करीब 8000 किलोमीटर का फासला तय करके पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर थी, और यही वह पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट को हमला करने के लिए बैक ऑफ करवाया था। यह वर्ल्ड वार सेकेंड का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह को 7:57 AM पर 350 जापानीज़ एयरक्राफ्ट्स ने पर्ल हार्बर पर फिर 2 अलग अलग ग्रुप्स में धावा बोल दिया। अमेरिकन्स जो इस हमले से बिल्कुल अनजान थे, उन पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी। जापानीज़ एयरक्राफ्ट से पहले ग्रुप ने गोलों की बरसात की। 45 मिनट्स पर तक ये पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो ये लुगा कि शायद हमला ख़त्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनटों के बाद बॉम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बची कुची नेवर बेस को भी गोली बरसा कर उसे साफ कर दिया। पूरे 1 घंटे और 15 मिनट तक यह हमला जारी रहा, जिसमें जापान का पलड़ा हर तरफ से भारी रहा। अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 से भी ज़्यादा प्लेन्स को खड़े खड़े तबाह कर दिया। ज़मीन को आग और आसमान को काले धुएं के बादलों से छुपा दिया। इसी दौरान अमेरिका की एक बैटलशिप्स में अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलर्स भी था, जिसका जिक्र हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही किया। लॉन्ड्री कलेक्शंस के दौरान डोरिस को एक सायरन सुनाई दिया। यह खौफनाक सायरन सुनकर जब तक वो बाहर आता, एक जापानीज टारपीडो मिसाइल्स उनकी शिप पर लगा, जिसमें शिप कैप्टन समेत बहुत ऑफिसर्स जख्मी हो गए। डोरिस ने अकेले ही जख्मियों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन्स से गन चलाकर कुछ जापानीज एयरक्राफ्ट पर पलटवार किया। उसने बगैर ट्रेनिंग के टोटल 6 जापानीज एयरक्राफ्ट को मार गिराया, जबकि इस हमले में जापान ने टोटल 29 एयरक्राफ्ट्स खोए थे। डोरिस मिलर्स पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको बाद में नेवी क्रॉस दिया गया। यह अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में मेडल ऑफ ऑनर के बाद दूसरा बड़ा अवार्ड है। एक 15 मिनट हमलावर होने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट वापस चले गए, लेकिन वो अब अमेरिका को भी वर्ल्ड वार सेकेंड में धकेल चुके थे, क्योंकि वही अमेरिका जो इस हमले में पहले वर्ल्ड वार सेकेंड में शामिल ही नहीं था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमले के अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला लिया और उनके खिलाफ खुली जंग का भी ऐलान कर दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपनी नेवल बेस को वापस रिस्टोर करने में लगा था। कुछ मस्ती से कई शिप्स सैलो वाटर में डूबी थी, जो रिपेयर के काबिल भी थी। 4 महीने के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पर किया। जी हाँ, अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर बमों की बरसात की। यह अमेरिका का वर्ल्ड वार 2 में किया जाने वाला पहला हमला था, लेकिन इसके बाद अमेरिका रुका नहीं, बल्कि अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान की लगातार लड़ाई चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का वार काफ़ी भारी था। जापान इस जंग में बहुत कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वो किसी भी हालत में हार नहीं मान रहा था। अमेरिका के सामने सरेंडर भी नहीं कर रहा। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर ही लिया। 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज़ ने 4000
400 से केजी वजनी लिटिल बॉय नामी बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। रिसेंटली 43 सेकंड्स के बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ। यह सब कुछ वाइट हो गया। उसके बाद एक फायरबॉल ज़मीन से आसमान की तरफ गिरा, जिसने ज़मीन के टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। यह हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने सिर्फ एक चुटकी में ही पूरे हिरोशिमा पर 80% से ज़्यादा बिल्डिंग को मिट्टी का ढेर बना दिया। जापानीज मिलिट्री लीडर्स के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। अभी वह कुछ और समझते कि 3 दिनों के बाद 9 अगस्त अमेरिका ने जापान के शहर पर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बम गिराया। यह मार्क 3 बम था, जिसका कोड नेम फैट मैन रखा गया, और 4670 किलो ले वजन वाले इस बम के गिरते ही पूरे शहर की सफाई हस्ती साथ मिटा दी। ये 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बॉम्ब्स थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा के और नागासाकी के हमलों में 2,60,000 के करीब लोग मारे गए। इस हमले में अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 में भी अपने अंजाम तक पहुंच गया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसको भरपूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि हम ऐसी रोमांचक वीडियो आपके लिए लेके आए।